जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं GCC 1 लेक्चर नंबर 33 और आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 18 इसको कंक्लूड करेंगे। चैप्टर 18 रिलेट करता है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन से। किसी भी चैप्टर के नाम में हमारे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट छुपा होता है। इस चैप्टर की कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि ये बिजनेस लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं। किसी भी दो पार्टीज के दरमियान जो बिजनेस या डीलिंग इनके डीलिंग आपस में होती है, क्या ये आम बातचीत अगर ये करते हैं इनफॉर्मल तरीके से तो ये इनके ऊपर बाइंडिंग है, लाजमी है कि वो इस बातचीत को फिर एंड तक ले जाएं। मैं उर्दू में ये अल्फाज कह रहा हूं शायद इसलिए थोड़े से मेरे लिए भी मुश्किल है और आपके लिए मुश्किल होंगे कि जब दो पार्टीज आपस में कोई माहदा करती हैं तो इसकी बेसिकली लीगल हैसियत क्या होगी इस माहदे की। ये इस चैप्टर का मेन थीम है। यानी अगर आप मेरे से पूछें कि ये हम पढ़ क्या रहे क्यों रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब भी पार्टीज के दरमियान कोई इस तरह की अरेंजमेंट तय पाती है, पार्टीज आपस में कोई वादा करती हैं, तो इस वादे को पूरा किया जाता है। अब ये वादा कैसे कंस्टिट्यूट होता है? क्या उनके आपस में इस इनफॉर्मल बातचीत से ये वादा पूरा हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ मामलात तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे मामलात के लिए कुछ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं दोनों पार्टीज के, जिसमें कोई रजामंदी भी हो, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हो, वो जो हमने पढ़े हैं वो सारे होने। यानी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कोई एक पार्टी ऑफर करेगी। यानी ऑफर करने से मुराद अपनी विलिंगनेस शो करेगी दूसरी पार्टी को किसी काम के करने या किसी काम से रोकने की अपनी इंटेंशन शो करेगी। किस लिए? अगली पार्टी के यानी अगले के कॉन्सेंट को ऑब्टेन करने के लिए, ऐसे खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो जाता। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे ये ऑफर, पहले वो ऑफर होगी, फिर अगली पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो जब ये दोनों चीजें हैं, इसको हमने नाम दिया था, ये बराबर है किसके? अब हो जाएगा प्रॉमिस। क्या होगा? प्रॉमिस होगा, वादा हो गया। एक अच्छा वादा कैसे होता है? जिसमें एक ऑफरर होगा, एक अच्छे वादे में एक ऑफरर होगा, एक ऑफरी होगा। ऑफरर ऑफरी को कोई वैलिड ऑफर करेगा। वैलिड ऑफर से क्या मुराद है? अगला सवाल ये था, वैलिड ऑफर सर क्या होता है? वैलिड ऑफर वो है जो ऑफर के एसेंशियल्स को पूरा कर रहा है। जो क्या कर रहे हो? ऑफर के एसेंशियल्स को पूरा कर रहे हो। फुलफिल एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर। तो ये इसके बाद फिर हमने ऑफर के डेफिनेशन पढ़ी, ऑफर के कुछ एसेंशियल्स भी पढ़े थे हमने प्रीवियस लेक्चर में। आपको याद होगा हमने ऑफर के एसेंशियल्स पढ़े थे कि ऑफर क्या होगी। टू पार्टीज ऑफर में इन्वॉल्व होंगे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, उसमें ऑफर कंप्लीट होनी चाहिए, अनसर्टेन एंड डेफिनेट ऑफर होनी चाहिए, ऑफर में भी कंडीशनल। ऑफर के लिए क्या शर्त है कि ऑफर कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन कब समझी जाएगी? व्हेन इट इज ड्यूली ट्रांसफर टू ऑफरी। ये सारी, और आखिर में इनविटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था। तो ये सारी बातें ऑफर की थी, ये सारी बातें ऑफर तक थी। अच्छा, ऑफरर ने ऑफरी को एक वैलिड ऑफर दी है। ऑफर ने ऑफरी को एक वैलिड ऑफर कराई है। अब क्या बनता है ऑफरी? एक्सेप्टर इसका क्या करता है? ऑफर तो हो गई, अब एक्सेप्टर जो है वो, बल्कि ये ऑफरी, उसके पास दो ऑप्शन है। वो क्या क्या? या तो क्या करें, इसको रिजेक्ट कर दे, यानी कह दे कि नो, या फिर वो कह सकता है यस, यानी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। नो कहेगा तो ऑफर खत्म हो गई। ये हमने पढ़ा था कहां पे? रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर।
यानी ऑफर कब रिवोक समझी जाएगी, उसके भी हमने रिवोकेशन के अपने रूल्स पढ़े थे। रिवोकेशन के हमने, या तो ये ऑफरर इसको रिवोक कर सकता है, बल्कि सॉरी इसको हमने नाम दिया था रिजेक्शन, या फिर ये ऑफरी इसको रिजेक्ट कर सकता है, काउंटर ऑफर से भी ऑफर खत्म हो जाती है, डेथ और इंसेनिटी ऑफ द पार्टी से भी ऑफर खत्म हो जाती है, एक्सपायरी ऑफ टाइम से भी ऑफर खत्म हो जाएगी, इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर उससे भी ये ऑफर खत्म हो जाएगी। ये सारे सिचुएशन, हाँ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही उससे भी ऑफर खत्म हो जाएगी। तो वो 7 रूल्स से शायद उससे ऑफर खत्म हो जाती है। क्या हो अगर ये ऑफरी एक्सेप्ट करें, बोले यस यस, अगर यस कहता है तो फिर क्या होगा, आज हम जो पढ़ेंगे वो यस की कहानी होगी, वो इस यस की कहानी होगी। और हर यस बताएं शाबाश क्या वैलिड प्रॉमिस को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्या करता है ये, तो जवाब आया नहीं, उसके भी कुछ एसेंशियल्स हैं, उसके भी कुछ अहम बातें इसमें होनी चाहिए। यानी आपका यस अगर इन सारे एसेंशियल्स से पूरा उतर रहा है तो आपका यस जेन्युइनली यस है। ठीक है, तो अब हम एक्सेप्टेंस को डिफाइन भी करेंगे और एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स भी पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस को डिफाइन भी करेंगे, उसके एसेंशियल्स भी पढ़ेंगे। एसेंशियल्स अगेन क्या होते हैं, एसेंशियल्स वो सारी अहम बातें जो किसी भी एक्सेप्टेंस टर्म्स में होनी चाहिए। यानी अगर इसमें कोई एक भी मिसिंग है ना या फॉल्टी है तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी। तो एक्सेप्टेंस के वैलिडिटी के लिए ये सारे इन बातों का होना शर्त है, लाजमी है। ठीक है, ये है पूरे चैप्टर की कहानी, ये पूरे चैप्टर की कहानी है। बना हम कॉन्ट्रैक्ट रहे थे, इस चैप्टर में बस इतनी सी बात है, बिरयानी बना रहे थे लेकिन अभी सिर्फ जो है वो हमने उसके लिए सालन बनाया है और अभी चिकन उसमें बनाया है। उसके बाद जो है उस अगले चैप्टर में इंशाल्लाह फिर चावल भी डालेंगे, चावल भी बॉईल करेंगे, उसके बाद जो है वो फिर बिरयानी भी बनेगी और बन जाएगी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस के रूल्स। एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस के रूल्स होंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस को डिफाइन करेंगे। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखिएगा, एक्सेप्टेंस की ना डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं अपने डेफिनेशन आपको लिखवाना चाहता हूं, इसमें भी कोई मसला नहीं है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि पिछला पढ़ा हुआ है ना तो मैं चाहता हूं वो सारा इस डेफिनेशन के अंदर आ जाए ताकि कुछ बातें इधर की उधर आ जाए। क्योंकि देखिए लॉ में ना हम, अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई तो एसेंशियल सारे कवर हो गए आपके। अगर आपको सारे एसेंशियल समझ आ गए तो ऑटोमेटिकली आपके डेफिनेशन क्लियर होगी। तो अब मैं कोशिश करता हूं इसके डेफिनेशन लिखवाता हूं आपको, आप भी साथ साथ लिखते रहिएगा और देखते रहिएगा आपको डेफिनेशन समझ आती है कि नहीं। देखें मेरी डेफिनेशन, एक तो ये डेफिनेशन है ना, ये भी डेफिनेशन अच्छी है। एक्सेप्टेंस इज एन अनकंडीशनल assent to all the terms of an offer an unconditional assent to all the terms of an offer is called acceptance। ये वाली डेफिनेशन भी देखिएगा, acceptance when the offeree clearly agrees to the offer। एक्सेप्टेंस उसको कहते हैं जब ऑफरी ऑफर को क्लियरली यस कर दे, यस मेरी तरफ से ओके है, मैं बाइक खरीदना चाहता हूं, प्राइस 50,000 पे करूंगा, यस मेरी तरफ से बिल्कुल ओके, तो ये एक्सेप्टेंस है। मैंने भी वही एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन लिखी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन देखते रहिएगा। लिखा हुआ अनकंडीशनल, इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेप्टेंस कंडीशनल
हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल हो जाए। एक्सेप्टेंस जिस दिन कंडीशनल हो गई ना, याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस जिस दिन कंडीशनल हो गई, किधर गया, मस्ट बी अनकंडीशनल, और ये रहा। एक्सेप्टेंस जब कंडीशनल हो गई ना, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि ये काउंटर ऑफर बन जाएगी। एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऑफर में आप कंडीशन अटैच कर सकते हैं, ऑफर आपकी कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस आपकी कंडीशनल नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल, एसेंट मीन रजामंदी, एसेंट मीन कॉन्सेंट, एसेंट मीन्स कि आप भी उसको यस कर रहे हो। The unconditional assent to all the terms of an offer, किसी एक को नहीं, चंद एक को नहीं, किसी एक को छोड़ के बाकी सारे नहीं, all the terms of an offer, ऑफर की सारी टर्म्स, इनको एज इट इज आपने एक्सेप्ट करना है। ये क्या है? दिस इज अनकंडीशनल एसेंट, कि आपने किसी एक को चेंज नहीं करना, तो जिसको भी चेंज करेंगे, अगर किसी एक को भी चेंज कर रहे हैं, तो ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे आप। एक्सेप्टेंस के लिए क्या शर्त है? अनकंडीशनल एसेंट टू ऑल द टर्म्स ऑफ एन ऑफर, किसी एक को छोड़ के नहीं। ठीक है, तो ये भी अच्छी डेफिनेशन है, अनकंडीशनल एसेंट होनी चाहिए। इधर भी यही लिखा हुआ है, ऑफर क्लियरली एग्रीज टू द ऑफर। क्लियरली एग्री तो करेगा, एग्री तो करता है कि मैं एग्री करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई बाइक खरीदते हो? हाँ खरीदता हूं, हाँ खरीदता हूं। ये भी क्लियरली एग्री है, ये भी क्लियरली एग्री है। लेकिन ये अगर कह दूं हाँ खरीदने को तैयार हूं, खरीदता हूं, मगर, ये ऊपर वाली डेफिनेशन कहती है अगर मगर कुछ नहीं, यानी एक्सेप्टेंस में अगर मगर नहीं है। जब भी एक्सेप्टेंस में आया लेकिन, अगर, मगर, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये काउंटर ऑफर बन जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद है फिर एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर, सॉरी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में ये सारी चीजें मौजूद होना लाजमी है, ये जरूरी है, इसके बगैर एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी। है वो है अवेयरनेस ऑफ ऑफर, अवेयरनेस ऑफ ऑफर। द एक्सेप्टर मस्ट नो अबाउट द ऑफर। आपको याद हो कि ना याद हो, कल की बात है, अभी हमने पढ़ा था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफरी को ऑफर का पता होना चाहिए, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर ऑफर आपकी कम्युनिकेटेड नहीं है तो ये वैलिड ऑफर नहीं है। तो यहां पे इसी तरह कहता है ऑफर को उसको पता होना चाहिए। जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उससे ऑफर का पता ही ना हो तो वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? ये वैसे सोचे ना, अगर कोई बंदा है उससे ऑफर का पता ही नहीं, तो जिसको ऑफर का पता ही नहीं, क्या वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता, कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट हो इसको। तो एक्सेप्टर मस्ट नो अबाउट द ऑफर इफ समवंस एक्ट विदाउट नोइंग। कल भी ये बात हुई थी, विदाउट नोइंग देयर इज नो एक्सेप्टेंस, कोई एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ये तो ऑफर के लिए था ना, ये तो हमने वो जनरल ऑफर में भी ये सेम लाइन पढ़ी हुई थी। नंबर 2, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? पूरे का पूरा ना अधूरा, पूरे का पूरा ना अधूरा। आपने जो भी करना है ना वो मस्ट मैच द ऑफर एग्जैक्टली। जो ऑफर में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही होना चाहिए, जो ऑफर में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही होना चाहिए। इफ टर्म्स आर चेंज्ड इट बिकम्स अ काउंटर ऑफर नॉट एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी बल्कि वो काउंटर ऑफर समझी जाएगी, एक्सेप्टेंस तो वो नहीं होती। अच्छा, अगर मैं इतना से कह दूं यार अच्छा ऐसे करो, 50,000 की चीज है ना,
48,000 अभी दे ले लो, 2,000 बाद में ले लेना। तो ये सिर्फ 2,000 की तो बात है नहीं, ये भी क्या है, आप इसको टर्म्स को चेंज कर रहे हो। इतनी सी चेंज अगर आप टर्म को करोगे ना, इतनी सी चेंज करोगे, वो ऑफर वो एक्सेप्टेंस आपकी काउंटर ऑफर में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जैसे रेड बाइक ब्लैक बाइक, रेड बाइक ब्लैक बाइक, तो अब बाइक ही है, रेड और ब्लैक का ही तो सिर्फ फर्क है, रेड और ब्लैक का ही तो सिर्फ फर्क है। तो आपने बाइक खरीदनी थी, वो रेड बाइक उसने दे दी, आपको ब्लैक चाहिए थी, वो कहेगा यार कलर का तो फर्क है, बाइक तो बाइक होती है ना। Number 3, within stipulated or reasonable time, acceptance must be within stated time। ये ऑफर में भी आपने पढ़ा था, तो एक्सेप्टेंस में भी यही रूल है कि एक्सेप्टेंस आपने देनी है वो भी रीजनेबल टाइम के अंदर देनी है, स्टिपुलेटेड या स्टेटेड टाइम के अंदर। अगर टाइम मेंशन है तो फिर विद इन द टाइम आपने एक्सेप्टेंस देनी है, अगर मेंशन नहीं है तो फिर रीजनेबल टाइम में आपने देनी है। रीजनेबल टाइम बिफोर द ऑफर एंड्स, ऑफर के खत्म होने से पहले पहले आप क्या करोगे, ये आपने एक्सेप्टेंस दे देनी है। स्पेसिफाइड और रीजनेबल मैनर, स्पेसिफाइड मैनर से मुराद जो इससे उसने कहा है, वो आपको याद होगा कंडीशनल ऑफर में लिखा हुआ था ये कि अगर वो ये कहते हैं कि ईमेल के थ्रू आपने मुझे ये चीज भेजनी, वो एक्सेप्टेंस भेजनी है, आप ईमेल के थ्रू नहीं व्हाट्सएप करते हो उससे, तो व्हाट्सएप जो है ये स्पेसिफाइड नहीं है, ये क्या है, ये डिविएटेड मैनर है, ये डिफरेंट है। तो इफ द ऑफर सेज, अगर ऑफर में लिखा हुआ है कि आपने रिप्लाई बाय ईमेल या टेलीग्राम करना है, एक्सेप्टेंस शुड फॉलो दैट, यानी ईमेल या टेलीग्राम। इफ द ऑफरी यूज अनदर मेथड, द ऑफर मस्ट ऑब्जेक्ट विद इन रीजनेबल टाइम, अदरवाइज इट इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझे, इसको सुने। कहता है कि मेथड स्पेसिफाई होना चाहिए, मेथड अगर स्पेसिफाइड है तो फिर क्या होगा, स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर इस सूरत में क्या होगा, मेथड अगर स्पेसिफाइड है तो क्या करो, विद इन स्पेसिफाइड मेथड इसको एक्सेप्ट करो, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल मेथड, रीजनेबल मेथड। अच्छा, बल्कि रीजनेबल नहीं, वो तो कहता है कि स्पेसिफाइड नहीं, नॉट स्पेसिफाइड। ओहो, ये है कि एनी अदर मेथड, फिर यहां पे अब कौन करे, अब जो ऑफरर होगा, ऑफरर क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट, ऑफरर ऑब्जेक्ट, पॉज कीजिएगा जी, ऑफरर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा और एंड आस्क फॉर स्पेसिफाइड मेथड। इसके लिए भी रूल ये है, वो कहता है कि अगर डिविएटेड, ये याद रखिएगा, अगर किसी डिफरेंट मेथड्स में उसने किया हो ना, तो इस सूरत में वो हमसे पूछता है कि बताओ कि फिर ऑफरर क्या करेगा। उस वक्त ऑफरर की एक जिम्मेदारी बनती है, ये ऑफरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेथड गलत ऑफरी ने भेजा, लेकिन जिम्मेदारी किसके राइज होगी, ऑफरर की। ऑफरर क्या करता है, वो उससे बताना चाहिए कि भाई आपने इस मेथड में भेजना है, मेंशन स्पेसिफाइड मेथड विद इन
विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के अंदर वो बताएगा कि भाई 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 ऐसे नहीं, ये तो आप उस गलत मेथड से भेज रहे हो, ये नहीं, मैंने ये मेथड स्पेसिफाई नहीं किया था, मैंने तो आपसे कहा था कि आपने मुझे ईमेल के थ्रू भेजना है, या आपने टेलीग्राम या आपने व्हाट्सएप के जरिए से मुझे एक्सेप्टेंस भेजनी है। अगर ये रीजनेबल मेथड मैं नहीं उससे बताता तो लॉ कहता है हम समझेंगे कि उसने ये बात उसकी एक्सेप्ट कर ली है, उसने उस डिविएटेड मैनर को, डिफरेंट मैनर को एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने उससे कहा था ईमेल करना है आपने, उसने व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजा, हाँ वॉइस मैसेज ऑथेंटिसिटी है, लेकिन चूंकि डिफरेंट मेथड है तो इस सूरत में मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे ऊपर यह ऑब्लिगेशन है कि मैं उससे बताऊंगा रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर कि भाई आपने तो मुझे ईमेल करना था, व्हाट्सएप नहीं करना, ऐसा करो मुझे ईमेल करो, मुझे क्या करो, मुझे ईमेल करो। अगर मैं रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं कहता तो लॉ कहता हम अज्यूम करेंगे कि आपने उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो कबूल की है, तो अब ये वैलिड एक्सेप्टेंस है, अब ये प्रॉमिस हो गया। ठीक है, ओके आगे चले, आगे चले। ये चार बातें होगी, कौन कौन सी, शाबाश, साथ साथ हम याद भी करते रहेंगे। अवेयरनेस ऑफ ऑफर, हमें ऑफर का पता होना चाहिए। नंबर टू ऑफर एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल ऑफर होनी चाहिए, और विद इन स्टिपुलेटेड या रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए, स्पेसिफाइड या रीजनेबल मैनर में ऑफर होनी चाहिए। नंबर 5 एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी ओनली, इसको सिर्फ ऑफरी ही एक्सेप्ट करिए, नहीं जिसको ऑफर की जा रही है सिर्फ वही बंदा इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके ना, ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है भाई, जिसको ऑफर की जा रही है, जिसको ऑफर की जा रही है सिर्फ वही बंदा इसको एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है, मैंने ऑफर दी नहीं उससे पहले वो एक्सेप्ट कर ले, ऐसे कैसे, ऑफर मैंने दी ही नहीं उससे पहले आप एक्सेप्ट कर ले, अभी खाना बना ही नहीं उससे पहले आप खाना खा लो, तो वो खाना जो अभी बना नहीं है उसको कैसे खा सकते हैं, तो वो ऑफर जो अभी हुई नहीं तो इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये तो ठीक ठाक बोंगी है ना, आफ्टर द ऑफर ओनली, तो ये तो अंडरस्टूड है। रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड लेटर, याद आई लाइन आपको, once offer is rejected can never be accepted, once offer is rejected can never be accepted unless the offer is renewed, जब तक हम इसको रिन्यू नहीं कर देते कोई बंदा इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑफर रिजेक्ट हो चुकी है। ऑफर जो रिजेक्ट हो चुकी उसको कोई दोबारा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा, उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, दोबारा उससे ऑफर देनी पड़ेगी। ए ने बी से कहा भाई अपनी बाइक 50,000 में बेचना चाहते हो, उसने कहा नहीं, फिर बाद में कहता यस, तो ये जो पहले वाला नहीं था खत्म हो गया, अब ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकती। उससे आप कहेंगे मुझे दोबारा ऑफर करो, मुझे दोबारा ऑफर भेजो, मुझे जरा दोबारा ऑफर भेजो, भाई मुझे क्या अपनी बाइक 50,000 में बेचना चाहते हो, अब की बार यस बिल्कुल बेचना चाहता हूं, तो वही ऑफर सेम ऑफर हो सकती है, आपको रिन्यू करवानी पड़ेगी। ओके 7 बातें ये होगी। नंबर 8 नेगेटिव कंफर्मेशन इज वैलिड, इनवैलिड, नेगेटिव कंफर्मेशन इनवैलिड होती है। क्या मतलब नेगेटिव कंफर्मेशन का, नेगेटिव कंफर्मेशन कहता है साइलेंस को। किसी ने आपको ऑफर की, भाई आप मेरी बाइक खरीदना चाहते हो, आपने कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो पूछता है बाइक खरीदना चाहते हो, आप खामोश, बाइक खरीदना, आप खामोश। क्या खामोशी का जवाब हां होता है? किसी जगह होता होगा लेकिन इधर नहीं होता, किसी जगह होता होगा, हाँ वो आप समझदार हैं, कहां होता है, इधर नहीं। इफ यू डोंट रिप्लाई
इट्स एक्सेप्टेड इज नॉट वैलिड। ना 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 ना, आप किसी को कह दो कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए शर्त यह है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। यहां पे तो आप खामोश हैं, तो खामोशी का मतलब कम्युनिकेशन नहीं है, तो साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, साइलेंस कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन इज इनवैलिड, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। नंबर 9, एक्सेप्टेंस थ्रू कंसीडरेशन और परफॉर्मेंस। ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करें। एक्सेप्टेंस थ्रू कंसीडरेशन और परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं भाई से कहता हूं, भाई मुझे अपनी बाइक जो है वो आप बेचना चाहते हो। अब वो कोई जवाब नहीं दे रहा। उसने क्या किया, जेब से चाबियां निकाली, चाबियां निकाल के ये रख दी। मैंने पैसे निकाले, ये रखे, चाबी उठाई और चला गया। हमने क्या किया, कंसीडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस थ्रू कंसीडरेशन भी हो सकती है। या मैं किसी से कहता हूं कि भाई आप ना मेरे घर ये चीज पहुंचा देना। उसने कोई हां ना में जवाब नहीं दिया, बस थोड़ी देर बाद उसने क्या किया कि वो चीज मेरे घर पहुंचा दी है। तो क्या उससे मैं ये कहूंगा जाओ कोई पैसे नहीं है? आपने उस वक्त हां जो नहीं बोला था, आपने हां नहीं किया, तो हमारा तो एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं। तो जब एक्सेप्टेंस हुई नहीं तो प्रॉमिस तो कोई है नहीं। वो कहेगा भाई ये मेरा काम करना, ये फिर क्या था? ये अगर परफॉर्मेंस से एक्सेप्टेंस नहीं तो फिर क्या होती है? ये मैंने हां कहा तो ही मैंने ये काम किया ना। तो वो हां बेसिकली हमें सुनाई नहीं दिया, तो ऐसे हां था। लेकिन काम जब हुआ तो पता चला हां ये तो इसका मतलब हां ही था। ओके, चलिए जी आगे चलें। Acceptance can happen by doing what the offer requires, यानी depositing money or performing a conditions even without further words। आपने कुछ बोला नहीं लेकिन फिर भी ये काम हो गया। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरी। ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे इसके लिए आपके 8 से 10 मिनट चाहिए। और अगर अभी तक आप लेक्चर में सो रहे थे तो प्लीज़ अब जाग जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट आ चुका है। जो एग्ज़ाम में पूछता है वो अब आपके सामने है। कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये है मिस्टर ए और ये मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बाइक ट्रांसफर करनी है, मिस्टर बी ने कैश देना है 50,000 का। ये ऑफर हुई है कि मिस्टर ए कहता है क्या मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं मिस्टर बी, क्या आप 50,000 में मेरी बाइक खरीदोगे? मिस्टर बी कहता है मैं बिल्कुल खरीदूंगा, मैं बिल्कुल क्या करूंगा, खरीदूंगा। ओके, कहानी को आप फॉलो करें। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये ऑफर की। ये मिस्टर ए को क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है टू मिस्टर बी। ये इसको हम कहते हैं ऑफर। मिस्टर बी ने अभी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। मिस्टर बी ने अभी ऑफर
एक्सेप्ट नहीं की, कहीं हमने लिखा हुआ था, ये मिस्टर बी ने भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, तो क्या हम इस ऑफर को रिवोक कर सकते हैं? क्या हम इस ऑफर को रिवोक कर सकते हैं? यस, अगर उसने एक्सेप्टेंस अभी नहीं दी तो मैं इस ऑफर को रिवोक कर सकता हूं। यानी मैं बिफोर एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता हूं, बिफोर एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता हूं। अब ऑफर एक्सेप्ट हो गई, ऑफर क्या हुआ? ऑफर एक्सेप्ट हो गई। इसका क्या मतलब है ऑफर एक्सेप्ट हो गई? ऑफर एक्सेप्ट होने का गलत मतलब पहले सुने। क्या यह है कि बी ने वो लेटर ऑफ ऑफर जब रीड किया तो उसने कहा वाह माँ, वाह वाह, माशाल्लाह, इतनी अच्छी ऑफर, मैं तो इंशाल्लाह इसको एक्सेप्ट करूंगा। वही लेटर ऑफ ऑफर वो अपने दराज में डालता है और दिल ही दिल में खुश हो रहा है। बताएं क्या एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं, नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। एक्सेप्टेंस के लिए भी शर्त यह है, एक्सेप्टेंस के लिए भी शर्त यह है कि एक्सेप्टेंस जो है ए को पहुंचे। लेकिन एक्सेप्टेंस कब समझी जाएगी कि वैलिड एक्सेप्टेंस हो गई? यह सबसे बड़ा सवाल है आज का। यह कब समझा जाएगा कि वैलिड एक्सेप्टेंस हो गई? जब मिस्टर बी अपने दिल में सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ऑफर है, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा इंशाल्लाह। तो क्या एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं, अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो वैलिड एक्सेप्टेंस कब समझी जाएगी? वैलिड एक्सेप्टेंस तब होगी जब ये एक्सेप्टेंस लेटर, क्या, जो ये एक्सेप्टेंस लेटर जो मिस्टर बी ने लिखा है, ये क्या हो जाए? आउट ऑफ द रीच ऑफ ऑफरी। यानी इसको अगर मैं सिंपली लिखूं तो मैं लिखूंगा व्हेन ऑफरी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हेन ऑफरी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे ही ये लेटर पोस्ट हो गया, अब ये ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। अब ये ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। अब मिस्टर ए अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है। ऑफर कब समझा जाएगा कि एक्सेप्ट होगी? जब क्या हो? शाबाश, जब ये एक्सेप्टेंस लेटर आउट ऑफ द रीच ऑफ ऑफरी हो जाए। व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर, व्हेन ऑफरी पोस्ट एक्सेप्टेंस लेटर, पोस्ट एक्सेप्टेंस लेटर, उसने एक्सेप्टेंस लेटर लिखा, लिख के अपने दराज में डाला, एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं हुई। उसने दिल ही दिल में सोचा एक्सेप्टेंस करूंगा, क्या हो गई? नहीं हुई। एक्सेप्टेंस के लिए शर्त क्या है कि एक्सेप्टेंस पोस्ट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस अगर पोस्टेड तो अब ये ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। इसको कहा जाता है, ये कम्युनिकेशन हो गई। कम्युनिकेशन क्या हुआ? हो गई। कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट कम्युनिकेशन है एज अगेंस्ट ऑफरर। एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब ऑफरर अभी इसको रिवोक नहीं कर सकता।
ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। क्या ऑफरी ऑफर को रिवोक कर सकता है? ऑफरी कभी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकती, बल्कि वो तो ऑफर कर सकता है, लेकिन अब चूंकि ऑफर एक्सेप्ट कर चुका है इसको, तो अब ऑफर रिवोक नहीं होगी। अब नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफर। तो हो गया ना कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफर, कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरी। जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करता है तो ऑफर खत्म नहीं हो सकती। जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक तक रीच हो जाए, एक को पहुंच जाइए, उससे पहले पहले अगर वो रिस्क को रिवोक नहीं करवा सकता तो अब रिवोक नहीं करवाएगा, अब करवा ही नहीं सकता। ये नहीं, ये कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफ री कब होगा? एज अगेंस्ट ऑफ री कब होगा? व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, when acceptance letter reach, when acceptance letter reaches offerer, एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो ऑफर तक पहुंचा, अब ऑफर भी रिवोक नहीं हो सकती, सॉरी एक्सेप्टेंस भी रिवोक नहीं हो सकती। इस एक्सेप्टेंस को आप रिवोक कर सकते हैं, हाँ, जब ये कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में हो तब आप इसको रिवोक कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकती। तो इसको हम नाम देते हैं कि अब यह है कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट, कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरी या एक्सेप्टर एज अगेंस्ट ऑफरी। तो देखिए अब एक्सेप्टेंस बिकम बाइंडिंग इन टू स्टेप, एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरी। व्हेन एक्सेप्टेंस इज सेंट आउट ऑफ एक्सेप्टर कंट्रोल, now offer is bound and cannot, offer is bound and cannot revoke. As against offeree, when acceptance is received by offerer, no offeree is also bound. अब इस सूरत में offeree is also bound. अब वो भी ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई मैं तो नहीं हूं। तो जब दोनों बाउंड हो गए तो अब दोनों की राइट्स एंड लायबिलिटीज भी आ गई है। ठीक है, रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट है, क्या हम इसको रिवोक कर सकते हैं? क्या हम एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। कब? जब ये कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है। द एक्सेप्टर कैन रिवोक एक्सेप्टेंस बिफोर इट रिसीव्ड बाय द ऑफरर। अगर ऑफर तक वो बात नहीं पहुंची तो इससे पहले पहले हम इसको रिवोक कर सकते हैं। ऑफर तक ये पहुंच गया, अब ये एज अगेंस्ट ऑफरी भी हो गया। अब ऑफरी भी अपनी बात से नहीं मुकर सकता, तो एक में ऑफरर अपनी बात से नहीं मुकर सकता, दूसरे में ऑफरी अपनी बात से नहीं मुकर सकता। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेंस एंड इट्स एसेंशियल्स। तो हमने ऑफर को डिफाइन किया, ऑफर के टाइप्स हमने देखी, ऑफर के हमने एसेंशियल्स भी देखे, इसी तरह एक्सेप्टेंस की टाइप और एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स भी। और फिर दोनों सिचुएशन में हमने रिवोकेशन को भी डिस्कस किया कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कब रिवोक समझी जाती है। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर। इसके साथ ही चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया ना? हाँ, इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलें तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।